स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। गुर्जर प्रत्यार वंश के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम उसका जो दूसरा भाग है, जालोर, उज्जैन और कन्नौज के गुर्जर प्रत्यार, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम को जालोर, अवंती और कन्नौज के गुर्जर प्रत्यार वंशों का संस्थापक कहा जाता है। नागभट्ट प्रथम का जो समय है वो 730 और 760 माना जाता है। इसका दरबार है जो नाग अवलोक का दरबार कहलाता था। तो साथियों, ये तो आपको नाम से पता चल जाएगा कि नागावलोक का दरबार किस शासक के समय था। तो ये नागभट्ट प्रथम के समय था। नागभट्ट को क्षत्रिय ब्राह्मण कहा गया है, इसलिए इस शाखा को रघुवंशी प्रत्यार भी कहते। तो साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नागभट्ट को क्षत्रिय ब्राह्मण कहा गया है, इसलिए इस शाखा को रघुवंशी प्रत्यार भी कहते। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आगामी परीक्षाओं में आ सकता है। किस शासक को ग्वालियर परिस्थिति में नारायण और मल्लेच्छों का नाशक कहा गया है? तो ये नागभट्ट प्रथम के लिए कहा गया है। ग्वालियर परिस्थिति में नारायण और मल्लेच्छों का नाशक कहा गया है नागभट्ट प्रथम को। नागभट्ट प्रथम ने अरबों पर भी विजय प्राप्त की थी। साथियों, ध्यान दीजिएगा, नौसारी का जो अभिलेख है उसमें अरबों द्वारा पराजित राजाओं के नाम लिखे गए, परंतु उसमें नागभट्ट प्रथम का नाम नहीं मिलता। अरबों ने जिन जिन राजाओं को पराजित किया था, नौसारी अभिलेख में लिखा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथियों, परीक्षा के लिए हर प्रश्न महत्वपूर्ण होता है, परंतु कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और वो जरूर आते हैं परीक्षा में। तो ये जरूर आप ध्यान रखें। नौसारी अभिलेख, छोटे छोटे प्रश्न ही आपके रैंक बनाते हैं। नौसारी अभिलेख में अरबों द्वारा पराजित राजाओं के नाम है, उसमें नागभट्ट प्रथम का नाम नहीं मिलता है। राष्ट्रकूटों से भी ऐसा प्रतीत होता है कि नागभट्ट प्रथम ने अपने समकालीन दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से भी लोहा लेना पड़ा था, उनसे भी युद्ध करना पड़ेगा। राष्ट्रकूट नरेश दंतीदुर्ग ने उज्जैन में हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था। तो साथियों, किस दंतीदुर्ग ने मित्रों उज्जैन में हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था और उस अवसर पर उसने गुर्जर नरेश को प्रतिहार यानी द्वारपाल जो नियुक्त किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि ये द्वारपाल नागभट्ट प्रथम थे। नागभट्ट प्रथम ने भृगकच्छ यानी भड़ोस में अपना अधिकार कर लिया। नागभट्ट प्रथम के पश्चात ककुक और उसके पश्चात देवराज सिंहासन में बैठा। वराह अभिलेख में देवराज को देल शक्ति के नाम से पुकारा गया है। वराह अभिलेख में देवराज को देल शक्ति के नाम से पुकारा गया है। देवराज की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र वत्सराज शासक बना, जो बहुत ही शक्तिशाली शासक सिद्ध हुआ। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। उदयतन सूरी ने कुले माला लिखी थी, जो जालोर भीनमाल में लिखी गई थी, तथा 783 में जैन आचार्य जिनसेन द्वारा लिखा गया हरिवंश पुराण अपने ढंग के अच्छे ग्रंथ है और ये इसी समय में लिखे गए थे, यानी वत्सराज के समय में ये दोनों ग्रंथ लिखे गए थे। आप देख सकते हैं, ये प्रश्न पहले भी आया है। उदयतन सूरी ने कुले माला लिखी थी और आचार्य जैन जो जिनसेन थे उन्होंने हरिवंश पुराण लिखी थी, जो अच्छे ग्रंथ थे दोनों, और ये वत्सराज के समय में लिखे गए थे। वत्सराज की रानी, जो उनकी रानी सुंदर देवी से नागभट्ट का जन्म हुआ और इन्हें भी नागावलोक कहते हैं। ये भी महत्वाकांक्षी शासक सिद्ध हुआ। अब सबसे महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिकोणात्मक संघर्ष, जो लगभग 150 साल तक चला। पूर्व में बंगाल के पाल, दक्षिण से मान्यखेत के राष्ट्रकूट और उत्तर पश्चिम से उज्जैन के प्रतिहारों के मध्य ये लगभग 1.5 सदी तक संघर्ष चला। इसमें भारतीय इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत गुर्जर प्रत्यार नरेश वत्सराज ने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुर्जर प्रत्यार वंश के जो वत्सराज ने थी त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत की थी। वत्सराज ने पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया और कन्नौज के शासक इंद्रायुध को परास्त कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इसलिए वत्सराज को प्रत्यार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वत्सराज को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। राष्ट्रकूटों से युद्ध, जो राष्ट्रकूट के बड़ा महत्वाकांक्षी शासक था ध्रुव, वो वत्सराज के समकालीन था और उसने वत्सराज को आक्रमण करके हराया। पाल नरेश को भी, धर्मपाल को भी हराया और इसी समय राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने राष्ट्रकूट कुल चिन्ह एम्बलम में गंगा व यमुना के चिन्हों को भी सम्मिलित किया। राष्ट्रकूट का जो कुल चिन्ह था एम्बलम में गंगा व यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। इसके पश्चात नागभट्ट द्वितीय शासक बना, जिसने कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया। बहुत ही महत्वपूर्ण है।
नागबट द्वितीय ने कन्नौज को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया। इसका दरबार भी है जो नागा अवलोकक का दरबार कहलाता था। चंद्रप्रभा सूर्य के ग्रंथ प्रभावक चरित, ध्यान दीजिएगा, चंद्रप्रभा सूर्य के ग्रंथ प्रभावक चरित के अनुसार नागबट द्वितीय ने 833 ईस्वी में गंगा में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। परंतु कई जगह जल समाधि का लिखा गया है कि किस शासक ने जल समाधि ली थी, तो नागबट द्वितीय ने जल समाधि ली थी गंगा में। नागबट द्वितीय ने कन्नौज के आयुध वंश और बंगाल के पाल वंश को पराजित करके उत्तरी भारतवर्ष में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा ली। बकुला के अभिलेख में उसे परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर कहा गया है। बकुला के अभिलेख में उसे परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण नागबट द्वितीय के बारे में कथन लिखा गया है जो ग्वालियर के अभिलेख में लिखा गया है। जिस प्रकार पतंगे अग्नि में गिरते हैं उसी प्रकार आंध्र, सिंधु, विदर्भ और कलिंग के नरेश नागबट द्वितीय की ओर खींचे चले आए। यह लिखा गया है ग्वालियर के अभिलेख में। मुसलमानों की पराजय का साक्ष्य प्रबंध कोश नामक ग्रंथ से मिलता है। रामभद्र, आपको पता है रामभट्ट द्वितीय के पश्चात, नागभट्ट द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र रामभद्र सिंहासन बैठा, जो इतिहास में इतना महत्वपूर्ण साबित नहीं हुआ। परंतु इसके पश्चात मिहिर भोज प्रथम शासक बने, जो इतिहास में सबसे प्रसिद्ध शासक के रूप में जाने गए गुर्जर प्रतिहार वंश के। कश्मीरी कवि कल्हण की राजतरंगिणी, साथियों कल्हण ने की जो रचना है राजतरंगिणी में मिहिर भोज की उपलब्धि पर प्रकाश डाला गया है। अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया, जिसने अरबों को रोक दिया था। ग्वालियर अभिलेख में मिहिर भोज को आदिवराह की उपाधि दी गई है। दौलतपुर अभिलेख में इन्हें प्रभास कहा गया है। परंतु अपनी मुद्राओं पर मिहिर भोज ने आदिवराह की उपाधि उत्कीर्ण कराई थी। तो आदिवराह की उपाधि है जो अपनी मुद्राओं पर मिहिर भोज ने ही उत्कीर्ण करवाई थी। इनके समय में चांदी और तांबे के सिक्के जिन पर श्रीमदादि वराह अंकित था मिले हैं, जो पराक्रम और शत्रुओं से राज्य उद्गार के उद्घोतक है। पिहोवा अभिलेख से सिद्ध होता है कि भोजदेव के शासनकाल में कुछ व्यापारियों ने वहां पर बाजार में घोड़ों के क्रय विक्रय किया था। इस कथन से सिद्ध होता है कि हरियाणा पर भी मिहिर भोज का अधिकार था। पिहोवा का अभिलेख स्कंद पुराण के अनुसार, साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्कंद पुराण के अनुसार मिहिर भोज ने तीर्थ यात्रा करने के लिए राज्य भार अपने पुत्र महेंद्रपाल को सौंपकर सिंहासन त्याग दिया था। यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज के लिए कहा था कि इस नरेश के पास एक विशाल सेना थी, उसकी अश्व सेना भारत के किसी भी अन्य नरेश के अश्व सेना से बड़ी थी। तो सुलेमान ने, जो अरब यात्री सुलेमान था, उसने मिहिर भोज की सेना की और उसके राज्य की प्रशंसा की थी। मिहिर भोज के पश्चात महेंद्रपाल प्रथम शासक बना राजकवि राजशेखर। साथियों ये रीट में प्रश्न आया था शायद 2015 या शायद किसी में आया था जरूर। राजकवि राजशेखर, जो राजशेखर थे वो किसके समय में राजकवि थे? तो महेंद्रपाल प्रथम के समय में राजकवि थे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। उसे रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज और निर्भयेंद्र आदि विरुद्धों से संबोधित किया है। प्रथम के समय राजकवि राजशेखर थे। राजशेखर जो उनके राजकवि भी थे, उनके राजशेखर के ग्रंथ कपूर मंजरी से प्रकट होता है कि राजशेखर महेंद्रपाल का गुरु भी था। राजशेखर ने जिन ग्रंथों की रचना की उनमें महत्वपूर्ण है कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विदसाल भंजिका, बाल भारत, बाल रामायण, हर विलास और भुवन कोश। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विदसाल भंजिका, बाल भारत, बाल रामायण, हर विलास, भुवन कोश। महिपाल प्रथम राजशेखर ने इसे आर्यव्रत का महाराजाधिराज कहा है। इसके समय में अरब यात्री अल मसूदी ने भारत की यात्रा की थी। तो महिपाल प्रथम के समय अरब यात्री अल मसूदी ने भारत की यात्रा की थी। सुलेमान ने मिहिर भोज के समय यात्रा की थी और प्रशंसा की थी। अल मसूदी ने महिपाल प्रथम के समय यात्रा की और उसकी सेना की प्रशंसा की। इसके पश्चात क्रमशः महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, विनायकपाल द्वितीय, महिपाल द्वितीय, विजयपाल और फिर राज्यपाल शासक बने। राज्यपाल के समय ही महमूद गजनवी ने कन्नौज पर चढ़ाई की थी। याद रखिएगा, राज्यपाल के समय की थी महमूद गजनवी ने। राज्यपाल पर मोहम्मद गजनवी ने जब आक्रमण किया तब
चंदेल वंशीय नरेश विद्याधर ने कोई सहायता नहीं की, परंतु महमूद गजनवी से वापस जाते ही विद्याधर ने राज्यपाल को कायरता पर उसे धिक्कारना शुरू किया और दोनों में आपसी युद्ध हुआ और राज्यपाल की हत्या कर दी गई और राज्यपाल मारा गया। राज्यपाल के पश्चात त्रिलोचन पाल शासक बने और उसके समय अल बरूनी ने यह वर्णन किया कि उस समय कन्नौज प्रत्यार की वंश की राजधानी न थी, उस समय राजधानी बारी थी और इस समय महमूद गजनवी ने वापस आक्रमण किया था। इसके पश्चात यशपाल शासक, यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि त्रिलोचन पाल के पश्चात प्रत्यार वंश में कौन राजा हुआ। इलाहाबाद जिले में कड़ा नामक स्थान पर 1036 ईस्वी का लेख मिला है। इसमें महाराज अधिराज यशपाल व उसके दान का वर्णन है। यह संभव है कि वह त्रिलोचन पाल का उत्तराधिकारी हो। तो साथियों, आपको क्लास कैसी लगी? आप अपने सुझाव जरूर देवें और ताकि इसमें और सुधार किया जा सके, और किस विषय के बारे में आप अध्ययन करना चाहते हैं उस विषय के बारे में अपनी कमेंट में अपनी बहुमूल्य सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।